Check. Okay. Am I audible and visible? Please check. Okay. Please just send the link to your friends so that they can join in and we can start the lecture immediately. है ना? Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yes, I got to know that I'm audible and visible. Thank you so much, everyone. Good afternoon, Sneha, Bhavik, Sumit, Kritika, Swasti, Rishi, Neeraj, Simran. I'm good, Roshni. Thank you so much. Good afternoon, Muskan. Good afternoon. I'm good, Garima. Thank you so much. How are you? This batch is for May 2022, Asha. कल के लेक्चर में शायद से आप लेट थे और आई डोंट नो मे बी इट्स ओके फॉरगेट इट आई एम गुड थैंक यू सो मच चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को अदर्स विल ज्वाइन इन एंड दे कैन स्टार्ट व्यूइंग द लेक्चर फ्रॉम देयर No problem, Bhumi. Even if it is your first day, yesterday's lecture is uploaded. You can watch it today, okay? Thank you, Jayant. चलो शुरू करते हैं अमोल क्या हुआ आपको आप क्वेश्चन मार्क क्यों भेज रहे हो Even if you all have not watched yesterday's lecture, it is okay. You can watch today's lecture. Yesterday, I only covered the basic things के सब्जेक्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है और एक्ट्स बनती कैसे है. अब हम लोग थोड़े से डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है? So now what are we doing is first, we will revise whatever we have done yesterday and then today I will be teaching you all what do you mean by law and what do you mean by an act. कल हमने देखा था कि कोई भी एक्ट अगर बनता है तो ये कैसे बनता है. I had shown you all a huge list of the ministries, Ministry of Finance, Ministry of Education, Ministry of Corporate Affairs. हर एक मिनिस्ट्री की अपने अपने डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं और वही लोग अपने पर्टिकुलर एरिया जुरिस्डिक्शन के हिसाब से काम करते हैं सो दैट एवरीथिंग वर्क्स नाइसली. इट मे हैपन दैट दे माइट थिंक ऑन देयर ओन टू मेक सर्टेन लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस. या तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट उन लोगों को डायरेक्शंस दे. गवर्नमेंट क्या डायरेक्शंस दे कि आप इस एरिया में कोई कानून बनाइए. तब उस केस में मिनिस्ट्री के लोग जो है कानून बनाते हैं. और ऐसे ही क्या हुआ है, कुछ ऐसे ही हुआ है इन दिस पर्टिकुलर केस. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया, एक ड्राफ्ट बनाया, एक प्रपोजल बनाया ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ. और यही एमसीए के लोगों ने इस ड्राफ्ट को ले डाउन किया इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विच मीन्स द लोकसभा एंड द राज्यसभा. Once this draft got approved in both the houses of the parliament, it went to our president for his consent. And once the president gave his consent, ऐसे केस में
क्या होता है ऐसे केस में, क्या होता है, प्रेसिडेंट जैसे ही कंसेंट देता है, देन व्हाट हैपेंस इज दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट बिकम्स एन एक्ट. Once the draft becomes an act, it is laid down in both the houses of the parliament. Once this particular draft becomes an act, it is published in the official gazette. और इसी official gazette में लिखी होती है वो दिन जिस दिन से ये कानून जो है वो applicable होना शुरू हो जाता है. देखो हम लोग जो सब्जेक्ट करने वाले हैं उसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज वो सब्जेक्ट है जो हम लोग करने वाले हैं. श्लीषा गर्ग, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. आई कैन ओनली सी द मैसेजेस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क. उसके अलावा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है आपने क्या लिखा है. Even I think that I should turn off the chat because there is a lot of different disturbance when the chatting is done. हाँ, मैं आपको यही बोल रही थी. क्या बोल रही थी मैं आप लोगों को कि हम लोग जो सब्जेक्ट करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज लॉ, इज नॉट एन एक्ट. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैम लॉ और एक्ट ये दोनों चीजें तो सेम ही है ना. नो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एन एक्ट. लॉ इज अ मच मोर ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर्ड टू एन एक्ट. अगर मैं एक्ट की बात करती हूं, व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट? जैसे आपने फाउंडेशन लेवल पे बहुत सारी एक्ट्स देखी थी. यू ऑल हैव स्टडीड 5 एक्ट्स एट द फाउंडेशन लेवल. आप लोगों ने देखा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. साथ साथ में आपने देखा है कुछ प्रोविजंस, कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. आपने एलएलपी एक्ट देखी है, पार्टनरशिप एक्ट देखी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखी है. तो आप लोगों ने 5 एक्ट्स देखी है एट द फाउंडेशन लेवल. व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट? एक सिंपल सी झलक मैं आप लोगों को देना चाहती हूं क्योंकि कंपनीज एक्ट ऑलरेडी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपके फाउंडेशन लेवल पे हो चुके हैं, इसलिए आई वांट टू ओपन द कंपनीज एक्ट 2013. जब मैं एक्ट की बात करती हूं, देखो जैसे मैं आ जा रही हूं टू सेक्शन नंबर 8, क्योंकि सेक्शन नंबर 8 कंपनीज एक्ट का आपका फाउंडेशन लेवल पे हुआ है. क्या तुम्हें याद है, कोई मुझे बता सकता है सेक्शन नंबर 8 कंपनीज एक्ट का किस बारे में बात कर रहा है? व्हाट इज सेक्शन नंबर 8 टॉकिंग अबाउट? कैन समबडी टेल मी अबाउट इट? कम ऑन. सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट का किस बारे में बात कर रहा है? क्या कोई मुझे उस बारे में बता सकता है? वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एकदम सही जवाब दिया है. एंड दैट इज रिलेटिंग टू कंपनीज दैट आर इनकॉर्पोरेटेड विथ अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इनका जो पर्पस होता है, इट इज नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स. देयर पर्पस इज प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह. यही ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 8. तो अब कंपनीज एक्ट 2018 का ये सेक्शन नंबर 8 है. व्हाट इज एन एक्ट? लेट अस चेक इट आउट यार. देखो ये एक्ट है. इसी एक्ट में अगर आप देखोगे कुछ सेक्शंस है, तो यहां पे जहां मेरा पॉइंटर आपको नजर आ रहा है, दिस इज सेक्शन नंबर 8. बट अगर आप देखोगे ये सेक्शन नंबर 8 का पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये 1, 2, 3, 4 जो उसके बच्चे हैं वो क्या है? बेसिकली दीज आर सब सेक्शंस. दीज आर व्हाट? कम ऑन टेल मी. सब सेक्शंस. सेक्शन के जो बच्चे होते हैं उसको कहते हैं सब सेक्शन. सो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट पॉइंट रीड कर रही हूं, मैं कहूंगी सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 कहता है where it is proved to the satisfaction of the central government that a person or an association of persons proposed to be registered under this act as a limited company. फिर आप देखोगे उसके और भी बच्चे हैं एबीसी. अब ये और भी जो बच्चे हैं एबीसी उनको कहते हैं एज क्लॉजेस. सो बेसिकली सेक्शन के बच्चे को कहते हैं सबसेक्शन,
सबसेक्शन के बच्चे को कहते हैं क्लॉज, और क्लॉज के बच्चे को भी कहते हैं एज अ सब क्लॉज। सेक्शन, उसका बच्चा सबसेक्शन, उसका बच्चा क्लॉज, और उसका भी बच्चा जो होता है उसको कहते हैं एज अ सब क्लॉज। ये चीजें जो होती है वो मिलके बनती है एज एन एक्ट। उसका प्रीवियस सेक्शन जो था, सेक्शन नंबर 7, दैट वाज रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ये भी आपको फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाया गया था। तो अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 7 में भी कुछ ऐसी बात है, पहले हेडिंग दिया है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 7 बात करता है इनकॉर्पोरेशन का, बट इस सेक्शन 7 में अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये क्या है? इसके जो बच्चे हैं उसको कहा जाता है एज सब सेक्शंस। तो बेसिकली सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, उसके भी कुछ बच्चे होंगे तो वो माना जाएगा एज अ सब क्लॉज। ओके, अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं को कंप्राइज करके बनता है हमारा एक्ट। तो अगर कोई आपको पूछता है, कल आपको कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट, तो देखो एक्ट के लिए आप जवाब दोगे एक्ट इज नथिंग बट इट इज सेक्शंस प्लस सब सेक्शंस प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज, उसी से बनता है हमारा एक्ट। बट देखो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम एक्ट पढ़ रहे हैं या हम लॉ पढ़ रहे हैं? व्हाट वी आर स्टडिंग इज अ लॉ। व्हाट आर वी स्टडिंग? कम ऑन टेल मी गाइज। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। फाउंडेशन में भी आपने लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग किया है, लॉ किया है आपने। तो जब लॉ हम कहते हैं, लॉ में क्या सारी चीजें इंक्लूड होती है? लॉ इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड एज कंपेयर टू एन एक्ट। लॉ में एक्ट तो आती है, सो बेसिकली आप सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ये तो आप पढ़ने ही वाले हो जब आप लॉ को पढ़ते हो। ओके, तो अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 देख रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था, बताओ मुझे इंटर लेवल पे आपको कंपनीज एक्ट के कितने सेक्शंस है? आपको है 148 सेक्शंस। सेक्शंस विल ऑल्सो इंक्लूड इट्स बच्चे, मतलब विल ऑल्सो इंक्लूड सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। 148 सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज तो आप पढ़ने ही वाले हो, नो डाउट अबाउट इट। But along with that, my dear friends, what you are also going to study in this subject of law, जो मेरा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, उसमें आप देखने वाले हो बहुत सारे रूल्स। जी हाँ, आप क्या देखने वाले हो? बहुत सारे रूल्स। जब मैं रूल्स की बात करती हूं तो देखो, कंपनीज एक्ट जब कभी भी आप पढ़ते हो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखो कंपनीज एक्ट 2013, आई विल जस्ट जूम इन। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट के कुछ रूल्स भी है, और ये रूल्स भी आप पढ़ने वाले हो। जैसे कि आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आपने फाउंडेशन लेवल में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देखी थी, ओके? अभी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन शायद आपने जो देखी होगी, दैट माइट हैव बीन अ स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs एंड जिसका टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 2 CR might have been the definition that you might have studied. But let me tell you, 1st April 2021 को इसी डेफिनेशन से कोरिलेटेड जो उसके रूल्स है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, रूल्स में अमेंडमेंट आए और सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो मैंने फाउंडेशन लेवल पे आपको बोला था, जब कभी भी कहा जाता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इट मींस द रूल्स। और इसी रूल में क्या हुआ है, चेंज आया है, और चेंज के अनुसार अगर आप देखते हो आज के जमाने में अब ये देखो, स्मॉल कंपनी के लिए कहा गया है
आपकी कंपनी को स्मॉल कंपनी कहा जाएगा अगर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ and the turnover does not exceed 20 crore. So basically what is happening is we cannot alone read the act. Along with the act we also have to read the rules. हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्ट नहीं देख सकते हैं, एक्ट के साथ साथ हमें क्या देखना पड़ता है, एक्ट के रूल्स भी हमें देखने पड़ते हैं, बिकॉज दीज हैव टू बी कंबाइंड एंड रेड जॉइंटली. आप अकेले एक्ट को या अकेले रूल्स को नहीं देख सकते हो, दोनों भी चीजें आपको देखनी होगी साथ में. सो हम लोग जब लॉ देखेंगे हम एक्ट तो देखेंगे ही, बट जहां कहीं पे भी एक्ट में लिखा होगा एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, वी विल ऑल्सो हैव टू रिफर टू द रूल्स. तो लॉ में एक्ट तो है, एक्ट के साथ साथ क्या है, रूल्स भी है. Along with that, my dear friends, we also look into case laws. अब आपने बहुत सारे केस लॉज जो है वो फाउंडेशन लेवल पे किए थे. आपको याद है जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका सबसे फेमस चहीता केस लॉ चिन्नैया वर्सेस रमैया, या फाउंडेशन लेवल में कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें, आपने देखा सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस. अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दीज आर केस लॉज. बहुत बार ऐसा होता है लॉ मेकर्स तो एक्ट बना के छोड़ देते हैं, रूल्स बना के छोड़ देते हैं, but later on there are disputes between parties. से कंपनीज एक्ट बना के एमसीए ने छोड़ दिया, पार्लियामेंट में पास हो गया, प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट दे दिया, सब कुछ हो गई, बात अग्रीड, बट हो गया ना झगड़ा एक मेंबर का और एक कंपनी का, या एक मेंबर का दूसरे मेंबर से, या एक कंपनी का दूसरे कंपनी के केस में कुछ इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स आ गए. किसी को लगा लॉ मेकर्स कुछ एक मीन कर रहे हैं, किसी और को लगा लॉ मेकर्स का मतलब ये है इस चीज को ड्राफ्ट करने में. नाउ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कौन सही है या कौन गलत है. इस केस में who helps us? It is the judicial system that helps us. तब दोनों भी disputing parties क्या करती है, कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है, और तब वहां पे हमारे ऑनरेबल जज साहब जो होते हैं, he tries to interpret the law in the way keeping the intention of the lawmakers in mind, and then he will give his judgment. तो आप लोग जानते हो कुछ समय पहले there was a very famous case law of Vodafone, जहां पे 11,000 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी जो है वो या तो वोडाफोन को भरनी थी, क्या हो गया, या नहीं भरनी थी, उसी के लिए देयर वाज अ केस फाइल. तो यहां पे लॉ मेकर ने लॉ तो ड्राफ्ट कर दिया, बट बाद में ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहां पे क्या होता है, we are not able to understand what the lawmakers had tried to write in that particular concerned law. तब judges जो है interpret करने की कोशिश करते हैं and they come to a particular conclusion. तो यहाँ पे वही हुआ था, Supreme Court on Friday set aside the Bombay High Court judgment asking Vodafone International Holding to pay an income tax of rupees 11,000 crore on a deal abroad. But later on, in a big victory for Vodafone, later on the case was in favor of Vodafone and Vodafone need not had to pay the tax liability. तो वही ये चीज होती है. तो ऐसे कुछ केस लॉज भी है जो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास में देखने वाले हैं. जैसे आपने बहुत सारे केस लॉज जो है हमने देखे हैं इवन एट द फाउंडेशन लेवल, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड, फिर उसके बाद चिन्नैया वर्सेस रमैया हमने देखा है, कंपनीज एक्ट में हमने देखा है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस. अब ये सारे केसेस जो है वो हम देखने वाले हैं इवन इन आर सिलेबस.
सो दैट इज वाई व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी. हाँ, बैल्फर वर्सेस बैल्फर आपने देखा था, है ना. तो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ. और जब मैं कहती हूं हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक्ट के साथ साथ रूल्स और रूल्स के साथ साथ केस लॉज भी हम लोग देखने वाले हैं. ओके, तो इसीलिए मैंने आपको कल भी पूछा था हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं या एक्ट पढ़ रहे हैं. सो आपने एकदम सही जवाब दिया था, हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं. जब हम लॉ पढ़ते हैं तो यस, किसी ने कहा है, महिमा कह रही है मैम लालमेंट शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. यस, वंडरफुल. सो यू ऑल रिमेंबर एवरीथिंग दैट वाज टॉट टू यू ऑल इन सीए फाउंडेशन. आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स. सो हम लोग जब लॉ पढ़ेंगे, चाहे वो कंपनीज एक्ट है, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, जनरल क्लॉजेस एक्ट है, कुछ भी क्यों ना हो, हम लोग एक्ट तो देखेंगे, एक्ट के साथ साथ रूल्स भी देखेंगे और रूल्स के साथ साथ हम लोग केस लॉज भी देखने वाले हैं. तो आई थिंक टुडे आई एम अज्यूमिंग ओके दैट एवरी वन ऑफ यू ऑल हैव गॉट अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज यू ऑल ओपन योर नोटबुक्स. ओके, आप आपकी नोटबुक्स ओपन कीजिए और आप वहां पे लॉ क्या होता है लिखना और एक्ट क्या होता है वो लिखना. 1 मिनट का मैं समय दे रही हूं आप लोगों को. अब यू नीड नॉट ड्रॉ एनीथिंग, यू जस्ट राइट डाउन लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. I'll just come in a minute. So I think you all are done with this writing part. Next part भी लिख दीजिए. What do you mean by an act? So act is equal to section plus subsection plus clause and subclause. Okay? Google Drive students will not be able to see the live streaming classes, obviously. Are you all done with the writing part? So I think most of you all are done with the writing part. जिनका नहीं हुआ है, you all can complete the writing part later on. Okay, I'll just continue with the class now. Done. ठीक है, चलो done. Yes, ma'am. Okay. So देखो, सुनो मेरी बात. I'm just pressing the close button. Okay.
सो ये आपने देखा, वोडाफोन विंस द 11,000 crore टैक्स केस टू गेट रुपीज 2,500 crore विथ इंटरेस्ट. सोचिए आप. So yes, the first act that we will be starting with in this particular batch is our favorite act, your and my favorite act, which is the Indian Contract Act 1872. Okay. ये एक्ट जो है, मैंने आपको कल ही बताया था कि ये एक्ट जो है, ये पूरी की पूरी एक्ट आपके फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं थी. आपको सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन लेवल में इस एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे वो पढ़ाए गए थे. इनफैक्ट यू ऑल हैड 6 यूनिट्स, जहां पे 6 यूनिट पे आपने लास्ट में कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा था. यही कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स पे खत्म हो रहे थे आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां आपने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. सो एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कितने पार्टीज लगते हैं, वैलिड ऑफर क्या होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको लगता है कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. अलोंग विद दैट यू हैड लर्नड अबाउट कंसिडरेशन. बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी थी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ब्रीच से रिलेटेड, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड. ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी थी, दोज ऑल वर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थी, वो पूरी की पूरी आपके फाउंडेशन लेवल में कवर नहीं थी. अभी भी ये एक्ट के कुछ हिस्से बचे हुए हैं जो बनते हैं हमारे इंटर के सिलेबस का पार्ट. एंड ये जो इंटर के सिलेबस के पार्ट है, दिव्यांश प्लीज कंट्रोल योरसेल्व्स. अमेंडमेंट्स विल बी कवर्ड थ्रू अ यूट्यूब लेक्चर दैट आई विल बी टेकिंग ऑन आवर चैनल, एंड दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन क्लास. तो अगर आप क्लास में अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको आपके सारे सवालों को जवाब मिल जाएंगे. सुनो मेरी बात. Along with that, there are certain special types of contracts which will be covered at this CA inter stage. And in fact, आप लोगों को 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है. ओके, कौन से 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी. ओके, आप लोग सब जानते हो जब 1872 में ये एक्ट आया था, इट वाज अ वेरी बल्की एक्ट. बट कुछ सालों बाद हमने जो भी प्रोविजंस थे रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स, उसको यहां से हमने हटा दिया था और उसके बदले में हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लाया था. सिमिलरली इसी एक्ट में जो भी प्रोविजंस पार्टनरशिप से रिलेटेड थे हमने हटा दिए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, और उसके बदले में हमने ला लिया था एक सेपरेट एक्ट विच वाज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो अभी अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हो, आपको आज के दिन पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिखेगा सेक्शन 1 से 75, विच वॉज अ पार्ट ऑफ योर फाउंडेशन सिलेबस. उसके बाद 76 से 123 तक सेक्शंस है ही नहीं इस एक्ट में. डायरेक्टली 75 के बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 124, और 124 से एंड होता है टू 238, जिसमें आपके स्पेशल टाइप के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स है: इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी. ये पांचों भी टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर CA inter syllabus. Getting this or no, my dear friends? And today I'm going to give you all a brief introduction about all these kinds of special contracts. सबसे पहले हम आज ही के दिन शुरू करने वाले हैं with a contract of indemnity. Indemnity is a kind of a contingent contract. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो what do you mean by a contingent contract? चलो, मैं जानना चाहती हूं आप लोगों से, क्या आप लोगों को पता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का मतलब? कम ऑन, कैन यू ऑल टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्टिंजेंट?
Yes, Sanya, there will also be one more badge that will be announced after the result. You need not be worry, okay? So a contingent contract is what a contingent contract is a contract जिसका performance is dependent upon the happening or not happening of a future uncertain event. Okay, good Roshni, Gajendra, Mahima, very good. Based on uncertainty, okay. शुभम, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट swapnilpatni.com. वहां पे टेक्निकल टीम के नंबर्स दिए गए हैं. बुक्स पे आपको एक क्यूआर कोड होगा, उसको आप स्कैन कर सकते हो और फिर आप टेक्निकल इशू रेज कर सकते हो. ठीक है. वेरी गुड रेहन, वंशिका, ओके, शोभना, संस्कृति, chemistry tutorials, okay. So yes, I think majority of you all know what the answer is and you have correctly given me the answer. That any contract जिसका performance is dependent upon the happening or non-happening of a future uncertain event is known as a contingent contract. और indemnity का contract जो है is a kind of a contingent contract. How? I will let you all know, but उसके पहले I want you all to look at this video very carefully. Okay, this video is relating to our concept. ये Titanic का एक video है. You all know Titanic ship जो है it sunk in the very first voyage and there was a company which took insurance. Lloyd had taken its insurance. Okay, so what actually happened after the ship sunk? We will study this particular case. Okay, उसके पहले आप ये सिर्फ छोटा सा वीडियो है 4 मिनट का, प्लीज उसको देख लो. So look, what happened is this ship sunk और इसी ship के ऊपर क्या हुआ था? इसी ship के ऊपर there was a company which had taken insurance. अब जब कभी भी कोई भी कंपनी किसी चीज के ऊपर इंश्योरेंस लेती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आपकी कार के ऊपर इंश्योरेंस लिया है, यहाँ पे टाइटैनिक शिप के ऊपर इंश्योरेंस लिया गया था, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आपकी कार का इंश्योरेंस ले सकते हो. when you are taking an insurance on your car, what is actually happening over here? अब आपको इंश्योरेंस कंपनी ये चीज कहती है, क्या कहती है आपको इंश्योरेंस कंपनी, कि कल जाके अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, यू नीड नॉट वरी, कल जाके अगर ऐसा हुआ कि आपका एक्सीडेंट हो गया, देन यू नीड नॉट वरी, जो भी लॉसेस है वी विल मेक गुड द लॉसेस, वी विल मेक गुड द लॉसेस. सो से फॉर एग्जाम्पल कल आप ऐसे ही ड्राइव कर रहे थे और कोई आया और आपकी गाड़ी का बम्पर उसने उड़ा दिया. अब जो भी नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट, यू नीड नॉट वरी, इस खर्चे की भरपाई आपको वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी. सो बेसिकली व्हाट इज एन इंश्योरेंस कंपनी टेलिंग यू? इंश्योरेंस कंपनी इज टेलिंग यू दैट एक्सीडेंट इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड. टाइटैनिक के केस में भी एक्ट ऑफ गॉड यहां पे कवर नहीं हुआ था बिकॉज दैट वाज एन आइसबर्ग और उससे एक्सीडेंट हुआ है. ओके, एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है सम सुनामी और सम अर्थक्वेक और सम वोल्केनो इरप्शन इज एन एक्ट ऑफ गॉड. उमंग है ना. व्हाट इज ब्लर? यू टर्न. है ना उमंग. So yes, so what was I telling is I was saying the same thing. That what happens is when you take an insurance, this insurance company tells you, what does the insurance company tell you? कि कल जाके अगर कुछ एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट के वजह से अगर कुछ नुकसान होता है, we will make good the losses. We will make good the losses. So what is actually happening in a contract of indemnity is that one party promises the other. One party promises the other to make good the losses.
लॉसेस होगे या नहीं होगे, दिस वी डू नॉट नो. लॉसेस होगे या नहीं होगे, दिस वी डू नॉट नो. लॉसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट अगर लॉसेस हुए देन वी विल मेक गुड द लॉसेस. This is what the insurance company is promising. Same to same thing had also happened in case of Titanic ship. So Lloyd was one of the company which had taken insurance on Titanic. Had taken insurance on Titanic means what? कि कल जाके अगर शिप को कुछ हुआ, हाँ, don't worry, we will make good the losses. ऐसा ही वो कहना चाह रहे थे. And unfortunately this ship sank and खत्म हो गई बात. And this company had to give the insurance amount. And these insurance claims were paid in full within a period of 30 days. अगर आप देख रहे हो 30 दिनों के अंदर पूरा का पूरा अमाउंट जो था वो पे हो गया. अगर आप देखोगे, there was a risk with the cover of a hull alone stand of 1 million pounds. 1 million pounds. And in today's day, it is equivalent to 95 million pounds. आप समझने की कोशिश करो, 95 million pounds. ये अमाउंट देना पड़ा for the value of this particular insurance and for this ship because unfortunately it sank. Okay, और ये पूरा का पूरा अमाउंट सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने दे दिया within a period of 30 days. So who are the two parties in this particular example? One party is the promisor and the other party is the promisee. हर कोई इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में देखो, इंश्योरेंस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. In every contract of indemnity, there are two parties. In every contract of indemnity, there are how many parties? There are two parties. Okay, there are two parties. Which two are these parties? Promisor and promisee. बट नाउ हम लोग प्रॉमिस और प्रॉमिसी ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे. कैसे? अब हम लोग इंटर में आ गए ना, फाउंडेशन के बच्चे नहीं रहे, हम लोग इंटर में आ चुके हैं. सो ऑब्वियसली टर्म्स भी जो हम यूज करेंगे थोड़े से टेक्निकल होने चाहिए, थोड़े से लीगल होने चाहिए. सो बेसिकली देयर आर टू पार्टीज इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. वन पर्सन हु गिव्स द प्रॉमिस, प्रॉमिसर, जिसको हम लीगल भाषा में कहेंगे एज द इंडेमनीफायर. क्या कहेंगे बोलो तो सब लोग? इंडेमनीफायर. बेसिकली दिस पर्सन मेक्स द प्रॉमिस. व्हाट प्रॉमिस? कि कल जाके अगर कुछ नुकसान हुआ, आई विल मेक गुड द लॉसेस. कल जाके अगर कुछ नुकसान हुआ, आई विल मेक गुड द लॉसेस. कल जाके अगर कुछ नुकसान हुआ, आई विल मेक गुड द losses. This person is known as the promisor. This person is known as the promisor. In legal terms, he is known as the indemnifier. Indemnifier. सब लोग रिपीट करेंगे अपने घर पे बैठे बैठे. बोलो तो उनको क्या कहते हैं? इंडेमनीफायर. क्या बोलते हैं वापस से बोलो तो? इंडेमनीफायर. और जिस पर्सन को ये प्रॉमिस दी जा रही है उसे कहते हैं एज द प्रॉमिसी. जिस पर्सन को ये प्रॉमिस दी जा रही है उसे कहते हैं एज द प्रॉमिसी. इन लीगल टर्म्स ही इज नोन एज द indemnified. In legal terms, he is known as the indemnified. So in every contract of indemnity, there are two parties. In every contract of indemnity, there are two parties. Indemnifier, indemnified. जो प्रॉमिस दे रहा है उसे कहते हैं एज द इंडेमनीफायर, और जिसे ये प्रॉमिस दिया जा रहा है उसे कहते हैं एज द इंडेमनीफाइड. व्हाट इज द प्रॉमिस दैट वी आर गिविंग एंड टेकिंग? कि कल जाके अगर कुछ नुकसान हुआ, यू नीड नॉट वरी, वी विल मेक गुड द लॉसेस. देखो, मैंने कार का इंश्योरेंस लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ही होगा. गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी सकता है,
गाड़ी का एक्सीडेंट ना भी हो सकता है, बट अगर एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है. द कंपनी विल मेक गुड द लॉसेस टू मी. वो लॉसेस की भरपाई मुझे करके दे देगी. ओके, गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वो क्या करेगी, ये खर्चे की जो भरपाई है मुझे करवा के दे देगी. एक बार मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक में से इसको रीड करना चाहती हूं. सो दोज हु डोंट हैव माई बुक्स, यू नीड नॉट वरी. सी दीज आर द नोट्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट येस्टरडे, और यही बुक्स जो है वो आपको मिलने वाली है. ओके, एंड ऑल दीज नोट्स ऑफ माइंड आर कलर्ड नोट्स. अगर आप देखोगे कुछ कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको ब्लू में नजर आ रहे होंगे. ऑल दीज थिंग्स दैट आर हाईलाइटेड एंड ब्लू are the keywords, are the important words which you have to learn and write it as it is in the examination. Okay? तो सुनो ना मेरी बात. What is a contract of indemnity? Let us check it out. Practical example हमने देख लिया. But lawmakers क्या कहते हैं? देखो, a contract. What is a contract of indemnity? A contract. It is a contract. It is a contract. It is a contract. जब मैं contract की बात कहती हूँ, आप लोग जानते हो. What do you mean by a contract? A contract means an agreement enforceable by law. और फिर सेक्शन 10 में जो भी सारे रिक्वायरमेंट्स दिए हैं, वो सारे रिक्वायरमेंट्स तो होना ऑब्वियसली जरूरी है ही in order to form a valid contract. So now this is a contract. इसको क्या हुआ? हाइलाइटर क्यों नहीं हो रहा है? ये चल रहा है बट हाइलाइटर नहीं चल रहा है. असं कसं? अरे ठीक है. तो देखो, a contract by which one party promises to save the other. One party who is promising is known as the promisor, जिसको हमने लीगली कहा है indemnifier. Promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. So one party is promising the other. The other is the indemnified. ठीक है. One person who is promising is known as the indemnifier, or the other person to whom this particular promise is made is known as the indemnified. और वो कह रहा है कि कल जाके अगर आपको कुछ नुकसान हुआ, क्या नुकसान होगा ही? नो, दिस वी कैन नॉट से टुडे. इट इज अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. नुकसान हो भी सकता है, नुकसान नहीं भी हो सकता है. ओके, एंड ये नुकसान होगा या तो प्रोमिसर के खुद के हरकत के वजह से, या तो बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, जिससे अब मैं कंक्लूड कर सकती हूं एक्ट ऑफ गॉड will not be covered in a contract of insurance. तो कल जाके अगर नुकसान हुआ है because of some natural calamity like a hurricane, a tsunami, or some earthquake, or some volcano eruption, then will not be covered under a contract of indemnity. कुछ बच्चों ने एकदम सही भी जवाब दिया है. आपने अक्षय कुमार की एक पिक्चर देखी होगी, ओ माई गॉड.
was based on this one simple philosophy कि act of God insurance में cover होता है या cover नहीं होता है. So you might be getting the answer to this particular question, and the answer is no, it will not get covered. Okay, it will only get covered if the loss was caused because of the conduct of any person, by the conduct of any person. Getting this or no, my dear friends? Yes or no, guys? So what do you mean by a contract of indemnity? Indemnity means a contract wherein one person is promising the other person to make good the losses. लॉसेस हो भी सकता है, लॉसेस नहीं भी हो सकते हैं. जिसने वादा किया है उस पार्टी को कहते हैं एज द इंडेमनीफायर, और जिसको वादा किया गया है उसको कहते हैं एज द इंडेमनीफाइड. उसको कहते हैं एज द इंडेमनीफाइड. समटाइम्स इज ऑल्सो नोन एज द इंडेमनिटी होल्डर. समटाइम्स दिस पर्सन इज ऑल्सो नोन एज द indemnity holder. ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप एनालिसिस देखोगे, देखो यहां पे मैंने एनालिसिस दिया है. इंडेमनीफाई करना मीन्स टू मेक गुड द लॉसेस. To indemnify means to compensate or to make good the losses. Thus, under a contract of indemnity, the existence of loss is essential. क्योंकि अगर लॉस होगा तो ही तो मैं भरपाई करूंगी ना. लॉस ही नहीं हुआ तो भरपाई कैसे करूंगी? Unless the promisee has suffered a losses, he cannot hold the promisor liable on a contract of indemnity. तो अगर लॉस हुआ तो मैं भरपाई करूंगी, अगर लॉस नहीं हुआ तो फिर मैं भरपाई ऑब्वियसली नहीं करूंगी, है ना. However, the above definition of indemnity restricts the scope of contract of indemnity in as manner as is covered only for the loss caused by the promisor himself or by any other person. So, any loss that is occasioned by an accident not caused by a person, that is, it was because of act of God or a natural calamity, it is not going to be covered under a contract of indemnity. Getting this or no, my dear friends? Yes or no, guys? Yes. आज के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं. कल मैं बाकी की सारी चीजें जो है इंडेमनिटी को कवर करूंगी और शुरू करूंगी विद अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कुछ 20 मिनट कल मुझे लगेंगे. 20 मिनट में आई विल बी कवरिंग द कंप्लीट इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड देन टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो आज के लिए बस इतना ही होगा. धन्यवाद. सी यू ऑल टुमारो. ओके, सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय. टेक केयर.